हेलो स्टूडेंट्स, आपके ऑनलाइन क्लासेस में लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन हमने आपको बताए थे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? पहले समझ लो कि न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को अगर हम कंबाइन करके समझते हैं तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आया जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इसके टोटल मोमेंटम क्या होंगे? हमेशा के कांस्टेंट ही होंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मूव कर रहा है, एक छोटा व्हीकल और बड़ा व्हीकल इस तरीके से जा रहा है किसी एक डायरेक्शन में, सिंपल। ठीक है, दे आर आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड्स टू ईच अदर, सपोज। ठीक है, ये कोलाइड्स कर जाते हैं। ये जब कोलाइड करते हैं तो देखो, समझिए पहले, दे आर कोलाइडिंग, ये कोलाइड करते हैं तो क्या होगा? ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये आपस में। ठीक है, ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इस साइड से जा रहा था, इसके वेलोसिटी u1 u2 है, वेयर un इज ग्रेटर देन u2, देन आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ दे आर मूविंग ऑन द सेम लाइन। हाँ, ठीक है, जब कोलाइड करते हैं तो क्या करता है? ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी ए पर एक फोर्स लगाता है, दैट इज़ नोन एज द FAB, एंड बॉडी बी पर ए वाला फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे FBA। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन का आएगा इसमें। ठीक है, और इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम देखेंगे बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लेके जो है इसके डेरिवेशंस को समझेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल टर्म में। तो यहाँ पे समझो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जैसे फिगर में बताया था, देन टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ फोर्स। ठीक है, द टोटल मोमेंटम रिमेन्स द कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम आप सभी जानते हो, P इज इक्वल टू क्या होता है? m/v होता है, ऑलरेडी यू नो, P इज इक्वल टू m/v। ओके, एंड फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से m/a होता है। अगर फोर्स ड्यू टू बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहेंगे तो क्या होगा? डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, is directly proportional to external force applied on it. Now by this way you can describe this law. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सपोज एनी बॉडी, ए सिस्टम हैविंग डिफरेंट मासेस। ठीक है, सपोज अ सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग डिफरेंट मासेस। ठीक है, डिफरेंट मासेस समझ लो m1 m2 m3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ मासेस हैं mn तक है सपोज, एंड दियर वेलोसिटी, सिस्टम में वेलोसिटी है, दियर वेलोसिटीज आर v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn सपोज, एंड द सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसी जितने भी पार्टिकल्स उस पर। ठीक है, दैट इज़ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो, इफ़ देन दियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम की हम बात करते हैं। टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम क्या होगा? वेक्टर P इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल, सारे मोमेंटम्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, v1 m2 v2 प्लस m3 v3 एंड प्लस सो ऑन mn vn। ठीक है, टोटल मोमेंटम की बात करते हैं, आप देखोगे वेक्टर P इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड प्लस सो ऑन, ये सारे मोमेंटम हो गए। ठीक है, टोटल मोमेंटम हो गए, टोटल मोमेंटम हो गया हमारे पास। ठीक है, दिस इज द टोटल मोमेंटम। हम क्या करेंगे? देखो, इफ़ वेक्टर F इज़ अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स हम ले लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, then by Newton's
सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? वेक्टर एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई बात सबको समझ गया? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट हियर सिस्टम कैसा है हमारा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू, बट सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है, isolated, therefore you can say vector f is equal to 0 means vector dp upon dt is equal to also 0। समझ में आ रहा है सबको? ये 0 होगा। हमने बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ, आप लोग समझो, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n है तो क्या होता है एन एक्स के पावर n-1। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चलता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसकी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा ऑलवेज, इट इज़ 0, ठीक है। तो इट इज़ 0 बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, मीन्स यू कैन राइट इट बाय दिस वे। समझो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये हमारा मिला है डी पी अपॉन डी टी इजकल टू 0, इसको आप लिख सकते हो डी पी अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। दिस इज यू कैन राइट डी टी, ये कांस्टेंट वैल्यू की, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो देयरफॉर यू कैन कंपेयर बाय दिस वे वेक्टर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है, देयरफॉर यू कैन से टोटल मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, मीन्स वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस p3 एंड प्लस सो ऑन प्लस pn, ये टोटल मोमेंटम क्या होगा? इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ये दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय दिस वे यू कैन प्रूव इट कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देखो ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक टर्म और हम समझते हैं, टॉपिक इज हियर, डिटरमाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एक टॉपिक है, देखो इसको आप डिस्क्राइब करते चलिए, समझते जाइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट, और आप हमसे जुड़े रहिए, आपका रिवीजन ऐसे चलता रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। देन देखो डेरिवेशन ऑफ, टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ये हमें समझना है। पहले थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ आप सभी जानते हैं क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स अगर कोई भी बॉडी है उस पर बॉडी फर्स्ट पे फोर्स F, सेकंड वाला 1 पे फोर्स लगा रहा है F12 एंड फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है F21, देन यू कैन से दिस इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, व्हाट इज द इम्पल्स। इम्पल्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन a particular point for a particular instant, for an instant, this is known as the impulse, and impulse is equal to, इसको J से रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू डेल्टा T। ओके, एक शॉर्ट टाइम के लिए, किसी इंस्टेंट के लिए जब फोर्स लगता है तो दैट इज नोन एज द इम्पल्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम समझेंगे दिस, ठीक है, ये टॉपिक हमें समझना है। तो सपोज देखो, सपोज टू ऑब्जेक्ट, हियर इज टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस m1 एंड m2, ठीक है, यार ये बात सबको समझ, दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है। आफ्टर टाइम t दे आर कोलाइड्स टू ईच अदर,
कुछ समय के कुछ टाइम बाद ये क्या करते हैं, आपस में कोलाइड्स कर जाते हैं। दिस इज़ बिफोर कोलिजन। आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी देखा होगा, यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। बिफोर कोलिजन है, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये बॉडी m1 मास है, ये m2 मास है। ये जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होता है, m1 पर m2 फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज F12, एंड 2 पर 1 वाला फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज द F21। बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है। अब देखो बॉडी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, देयर वेलोसिटीज आर चेंजेस, ठीक है। ये देखो सपोज इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है एंड इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। दिस इज m1 मास, हियर इज m2 मास। आफ्टर कोलिजन ये केस हो रहा है। बट हियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स वेक्टर p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें दिखाना है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन में क्या इनके मोमेंटम कांस्टेंट है पर्टिकुलर बॉडी के कि नहीं, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, सपोज टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2 moving in the same line after time t, after some time they are collides for a time interval dt, with a short time interval के लिए dt के लिए collides करेगा। then first all body first applying a force on body 2 is F21 and second applied करता है फर्स्ट पे फोर्स F12। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। then after क्या होगा, their velocities are changes from v1 and v2, v1 एंड v2 इनके वेलोसिटी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ देखो हमें क्या समझना है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या क्या हैपनिंग हो रही है ड्यूरिंग कोलिजन। देखो ड्यूरिंग कोलिजन शुरू करते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। बात आ रही है सबको समझ में, ठीक है। अब ये देखो कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, इम्पल्स। ये क्लास 9 में हमने नहीं समझा था, लेकिन यहाँ पे समझेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज नोन एज द इम्पल्स। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द टाइम, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, F इंटू डेल्टा टी, ओके। फिर यहाँ पे हम समझेंगे, देखो इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉडी, इम्पल्स ऑफ बॉडी फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉडी हमारा क्या है, F12 मान लेते हैं, ठीक है। F12 का इम्पल्स हम लेंगे। F12 क्या है, सेकेंड वाली बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, बाई मास m2 इस पे लगा रहा है, ठीक है। देन यू कैन से इम्पल्स, दिस इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में, ये बात आ रही है सबको समझ में। वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर में लगा देते हैं, ठीक है। दिस इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स, ठीक है। दिस इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा, दिस, ये इम्पल्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दिस इम्पल्स क्या होता है, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में क्या चेंज होता है, इसको ये शो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है, कौन सा बॉडी है, ये इसकी फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कम इनिशियल मोमेंटम क्या था, यहाँ से चेक करोगे तो m1 u1, फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1। मीन्स यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। आई बात समझ में। एंड सेकेंड इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है, F21
बाई कौन सा मास लगेगा, मास m1। सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर F21 इंटू डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, क्या चेंज इन मोमेंटम होगा, अब सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मीन्स इट यू कैन राइट m2 v2 माइनस m2 u2। आ रहा है सबको समझ में, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिला हुआ है, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम, बाय इक्वेशन फर्स्ट यू ऑब्टेन F12 इज इक्वल टू क्या होगा, ये इम्पल्स हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। मीन्स यू कैन राइट F12 इज यर m1 v1 माइनस m1 u1 का इम्पल्स। तो देखो ये दिस इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21 है, इसमें हम डेल्टा टी से अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा टी। दिस शोज द इम्पल्स ऑन बॉडी 1, दिस इज इम्पल्स ऑन बॉडी 2, ठीक है, बाय द फोर्स 2 एंड बाय द फोर्स 1, दिस इज ओके। हम इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको एवेलुएट करके देखेंगे कि क्या कंडीशंस आती है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का, ठीक है। तो देखो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इंटू डेल्टा टी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको लिख सकते हो m2 v2 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2। ओके स्टूडेंट, v को एक साइड में कर लो, मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। देखो एक चीज़ है यहाँ पे क्या है, देखो बाहर माइनस साइन है, ये माइनस साइन रखोगे तो दिस वैल्यू बिकम्स हियर माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। देखो अब इस साइड कर लिया हमने, m2 v2 को इस साइड लेके आएगा, प्लस हो गया, ट्रांसपोज कर दिया, m1 u1 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू हो गई। मीन्स यू ऑब्टेन हियर m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम है, एंड दिस m1 u1 प्लस m2 u2 इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, मीन्स यू कैन से मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to momentum before collision। ठीक है, यार है सबको समझ में। therefore you can say total momentum remains constant। total momentum इसका constant होगा for this condition। ये जो ऑब्जेक्ट के हमने केस लिए हैं by Newton's third law of motion you can derive it। ओके स्टूडेंट, अच्छा एक न्यूमेरिकल हम जरा सा देखेंगे अभी। ओके, देखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, हियर इज अ प्रॉब्लम related to the conservation of momentum। The problem is here a body of mass 1 kg initially at rest, okay, explodes। यही बॉडी है हमारा, कोई मास है, ठीक है, 1 kg का है, ये इनिशियली एट रेस्ट एंड इट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। 3 फ्रैगमेंट्स में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ऑफ मासेज इन रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। द 2 pieces ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 एकदम परपेंडिकुलर हैं, हाँ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट हियर, ठीक। तो हियर इज यू हैव गिवन सॉल्यूशन। देखो जरा सा, 3 मासेज हैं, सपोज द मासेज आर m1 m2 एंड m3। दियर सम क्या होगा, टोटल बड़ा वाला मास हैवी ऑब्जेक्ट क्या है, 1 kg का है। ये बात आई समझ में। एंड द रेशियो, दियर रेशियोज m1 रेशियो, m2 रेशियो एंड m3 इज इक्वल टू, यू हैव गिवन 1 1 एंड 3 रेशियो। आई बात समझ में। मीन्स अगर m1 का मास ऑफ m1 इज इक्वल टू x, मास ऑफ m2 इज इक्वल टू x, देन मास ऑफ m3 इज इक्वल टू 3x तो होगा ही। देन यू कैन से सम ऑफ दीज इज x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 kg तो है ही,
m1 plus m2 plus m3. You can find out the value of this, means 5x is equal to 1 kg, means x is equal to 0.2 kg. ये बात तो समझ में आ गई सबको. मीन्स यू कैन से m1 कितने kg का है, m1 इज इक्वल टू 0.2 kg, m2 इज इक्वल टू क्या है 0.2 kg का है, एंड m3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स है, देखो 3x है, 3 इंटू 0.2 kg की बात कर रहा है. दिस इज इक्वल टू 0.6 kg. ओके स्टूडेंट, ये बात तो आपको समझ में आ रही है. ये अब देखो यही बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सप्लोड करता है दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, एक उससे बड़े वाले में. दोनों क्या कह रहा है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन ज्वाइन करो, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री है. ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे जा रहा है, एक्सप्लोड होकर ये डायरेक्शन हो गया, जिसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है. ये m1 वाला है, ये m2 वाला ऑब्जेक्ट है, और ये m3 वाला सपोज ये वाला हो गया, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. भाई रिएक्शन लगेगा ही लगेगा. ठीक है, शांत बैठा हुआ था, ब्लास्ट कर गया. वो ब्लास्ट करने के बाद इधर चला गया. अगर देखते हैं इफ़ दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, इसको हम ड्रॉ करते हैं. देखो ये तो यू ऑब्टेन दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑब्वियसली 45 डिग्री बिकॉज ऑफ द बोथ आर ऑफ द सेम मासेस एंड मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज. ठीक है, ये अपने जो ये लाइन है इस लाइन से जो है 45 डिग्री का. तो देखो इसके कंपोनेंट्स होंगे, m1 मास के कंपोनेंट देखो, m1 ये क्या होगा, दिस इज द बेस m1 cos 45, एंड मास m2 के केस में क्या होगा m2 cos 45 डिग्री. ये इसी लाइन पे ही वर्क करेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में ले जाएगा इसको. एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो, m1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, m1 sin 45 डिग्री एंड m2 sin 45 डिग्री. देन वर्टिकल कंपोनेंट्स आर नेग्लेक्ट टू ईच अदर हियर. सेम वैल्यूज हैं, दिस इज 0.2 kg, दिस इज आल्सो 0.2 kg. हाँ, एंड sin 45 की वैल्यू जानते हैं सेम 1/√2 एंड 1/√2. ठीक है, तो सेम वेलोसिटीज़ हैं, सेम है, सेम मास है. ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, निरस्त कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी द इफेक्टिव. यही इफेक्टिव है जो कि इसको इधर की तरफ लेके जाएगा. ठीक है, ओके. देन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या यू कैन से मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट. ठीक है, मीन्स m3 v3 सपोज इसकी वेलोसिटी v3 हो जाती है, तो यू कैन से m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. समझ में आ रहा है, m2 v2. ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा. तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा. ये क्या है, cos 45 डिग्री की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे cos 45 लिख सकते हो. देखो cos 45 प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री. पुट द वैल्यूज़. m3 क्या है, 0.6 का है, देखो 0.6 का होगा. ठीक है, 0.6 इंटू v3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू देखो क्या है, 0.2 है, 0.2 इंटू 30 इंटू 1/√2. ओके, सिमिलरली ये भी है, सेम वैल्यूज़ हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा. समझ लो, पहले प्लस कर देते हैं. चलो 0.2 इंटू 30 इंटू 1/√2, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इसको कर देते हैं. देन यू ऑब्टेन 6 2 इंटू 6/√2. सॉल्यूशन कर लेना, आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. देखो मीन्स v3 इज इक्वल टू ये √2 होगा भाई, √2 इंटू 6/0.6. आप सॉल्यूशन करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 10 टाइम्स होगा ही. दिस इज 1.414 इंटू 10. देन यू ऑब्टेन v3 इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड ये गेन कर लेगा. ठीक है, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट,
By this way we can solve different types of question related to the conservation of momentum. And students, watch the video and complete your notebooks according to the chapter topics, and these all the topics are very important for your examination point of view. Okay, bye. आप लोग कंप्लीट करते रहिए.